हमारे साथ हैं गौतम सर। आप तो वीडियो ऑफ करें देवेंद्र जी। हाँ मीनाक्षी जी वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। अच्छा मीनाक्षी जी ये बताइए कि अभी काला सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा है काला सागर में। जी सर। कौन कर रहा है? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी। जी जी गौतम सर। यस सर। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं सर। जी हाँ। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी। जी उसके बाद आपने और स्टडी किया है कुछ? जी सर। गुड, एक जस्ट मिनट। आज जो है क्या महिला आरक्षण में आप एक क्वेश्चन में महिला आरक्षण की बाद में बात करूंगा। ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में किसने घोषित किया था, कुछ ध्यान है क्या आपको? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। चलो, आज एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी का जिक्र आया है। कौन सी पार्टी है वो दुनिया की? कौन? आज इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। वन ऑफ द किसी कंट्री की पार्टी है, वो बहुत बड़ी पार्टी है। जी सर। सर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है तो सर आज 100 साल हो गए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड है। उसके जो है ना, चाइना के कितने देशों से जो है ना बाउंड्री मिलती हुई है, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है रेगुलरली? सर भारत के साथ। भारत के साथ भी और दूसरे कंट्रीज के साथ भी उसका डिस्प्यूट चल रहा है। सॉरी सर, मैं आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे क्या? मैं समझ नहीं पाई आप क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चाइना का बॉर्डर इशू को लेकर कई सारे कंट्रीज के साथ जो है ना उसका विवाद चल रहा है। कई सारे कंट्रीज के साथ उसका विवाद चल रहा है। मोटे रूप से वो कंट्री कितने हैं? सर एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, पर जैसे एक तो भारत के साथ ही है और दूसरा सर जो दक्षिण चीन सागर है उस पर भी चाइना अपनी दावेदारी कर रहा है। वहां पर सर जो वियतनाम और जो मलेशिया है तो उन देशों के साथ भी उससे विवाद है। और तो सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही। चलो, एक क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड है कि जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी का वो क्या कहते हैं, आज जो है ना कोई फंक्शन हुआ है, कहाँ पर हुआ है वो? कौन से जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर हुआ है, जो कि मतलब यूं कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप में जो है ना वो बहुत जो है ना बदनाम जगह है। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी। चलो, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको अब इंडियन हिस्ट्री से, आपकी सुपरवाइजरी जॉब से ही पूछ लेता हूँ। क्या महिला आरक्षण को आप आवश्यक मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों? जी सर। सर आरक्षण हमें संविधान में प्रदत्त अधिकार है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि सर महिलाएं हैं जो वंचित वर्ग की श्रेणी में आती है। तो अगर आरक्षण उनको दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सर जो समाज में उनको दोयम दर्जा प्राप्त है, तो वो सर कहीं ना कहीं जो पुरुषों के साथ कम्पीट कर पाएगी और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। तो सर उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छा, आप हिस्ट्री से रिलेटेड है, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानते हो आप? सर भारत की जो संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सत्य और अहिंसा जैसे जो मानक है उनको ज्यादा महत्व देते हैं, और सहिष्णुता की भी हमारी नीति रही है सर। पूरी जो है वो जो पिन पॉइंट बात नहीं की आपने। अच्छा चलिए, ये सुपरवाइजरों का पद सृजित होने के बाद में महिलाओं में क्या चेंजेज आए हैं आपके हिसाब से? सर इसमें जैसे जैसे ये सुपरवाइजर का पद चयन हुआ है, तो ये जो महिला सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत होते हुए मैं ग्राम पंचायतों में जैसे सब महिलाएं जाती है, ये जो सुपरवाइजर है, तो जो महिलाएं अनपढ़ है और वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, तो सर उनको अधिकारों के बारे में जागरूक करवाया जाता है। और सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही है महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी उनको जागरूक करके और उनके द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है।
तो सर जहाँ तक है, तो और कुछ सर बालिकाएं जैसे जो ड्रॉप आउट स्टेट है, जिनमें जैसे बच्चियों में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जो मुख्य कारण है उनके ड्रॉप आउट्स का, तो उसके बारे में सर उनको जागरूक किया जाता है, जिससे वो वापस स्कूल से जुड़ सकती है। अच्छा, एक एक जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप तलवार स्कूल जो है ना कौन किससे संबंधित है, किस घटना से महत्वपूर्ण है वो? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। हम्म सॉरी सर, मुझे अभी तो जानकारी नहीं। भारतीय जो है ना रेलवे का जो है अभी क्या खास काम चल रहा है, आपको कुछ ध्यान है कि दिनों में? सर अभी जैसे रेलवे का निजीकरण करने का कार्य चल रहा है सर। निजीकरण एक बहुत छोटी बात है, उससे और भी महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहे हैं ना रेलवे में। आप रेलवे में सफर किया है आपने अभी इन दिनों में? जी सर, अभी तो नहीं किया सर। कितने दिनों से नहीं किया? सर काफी लंबा टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए होंगे हाँ, अभी। 4 से 5 साल हो गए होंगे सर, अभी नहीं किया रेलवे में सफर। ये तो बहुत बुरी बात है, आपने रेलवे का सफर ही नहीं किया कि 4-5 साल से। अच्छा चलो, मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का भी साथ साथ जवाब दे देता हूँ। एक जो है ना आपसे पूछा था महिला आरक्षण की बात, तो वो जो है मतलब वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे जो है ना मतलब और भी कुछ महत्वपूर्ण बात बता सकते थे आप। अच्छा, एक मैंने मतलब क्वेश्चन पूछा था, ताइवान स्वतंत्र देश के रूप में किसने घोषित किया था? वो चांग काई शेक ने किया था। जी सर। चांग काई शेक ने 1949 में जो है ये उसको 1948 या 47 के आसपास इन दोनों में विवाद हुआ था, और वो जो है ये मतलब कम्युनिस्ट पार्टी बन गया था चाइना, और ये चांग काई शेक भागकर ताइवान चला गया था और वहां अपने राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वहीं ताइवान जब से वो अपने स्वतंत्र रूप में अस्तित्व बनाए हुए हैं। यद्यपि आज बहुत बड़ी उसने जो है चेतावनी दी है शी जिनपिंग ने कि ताइवान हमारा हिस्सा है, उसने बहुत बड़ी जो है वो कही है, लेकिन फिर भी वो चांग काई ये जो है ताइवान अलग से इंडिपेंडेंट आज जो है बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था पार्टी का, जो आपने कम्युनिस्ट पार्टी का, एक सही जवाब था। आपने पढ़ा है न्यूज में थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब जानकारी है आपकी। ये न्यूज में आज मतलब आपने पढ़ा है तो ये अच्छी बात है। भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय। समन्वय का जो है ना आप हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप नोट कर लीजिए। समन्वय का संदेश किसने दिया था सबसे पहले, आप बताइए। सबसे महान संदेश कौन था? अशोक महान ने जो ने कहा था, अशोक महान ने कहा था, नोट करो आप, सब पाषंडानि च पविजितानि च पूजयति, ये प्रियदर्शी राजा सब जन पंथों की, सब जन सन्यासी, सब तरह के सन्यासी, चाहे वो बौद्ध सन्यासी हो, चाहे जैन सन्यासी हो, चाहे हिंदू सन्यासी हो, कोई भी परिव्राजक हो, कोई भी हो, उन सब की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, तो सम्मान करता है। तो ये सबसे बड़ा संदेश जो है ना अशोक महान ने दिया था, और वो 12वें शिलालेख में इसका जिक्र है, उसके 12वें शिलालेख में। और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, समन्वयवाद। जी जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन और है सर, इनके जवाब दे देता हूं मैं। जी जी भारत की जो है ना चाइना की जो है ना सीमाएं 14 देशों से विवादास्पद है आज की डेट में। हेलो, हाँ जी सर। 14 देशों से इसका विवाद चल रहा है आज की डेट में। ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन और था, तलवार स्कूल में नौसेना विद्रोह हुआ था, नौसेना का विद्रोह, सर जी सर। और उसके बाद ही जो है ना एटली ने भारत को घोषणा की थी स्वतंत्र करने की। तो उसी पॉइंट ऑफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो घटना। तो एनी हाउ, आप जो है ना ये चाइना की बात आप जरूर आज के जो है इम्पोर्टेंट है। और ये आपका कब इंटरव्यू? 7 जुलाई को है सर। हो सकता है तब तक कोई जो है ये घटना पुरानी हो जाए, लेकिन चाइना का मामला जो है, क्योंकि हमारी बॉर्डर से भी रिलेटेड है, और उसके भी जो है ना स्टेटमेंट भी कई दिनों तक उसके आते रहेंगे टीवी में, तो ये इंपॉर्टेंट घटना तो है, आप उसके बारे में देखना आप, और उसकी बॉर्डर इश्यूज के बारे में देखना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर वो आरक्षण वाले में मैं क्या और ऐड कर सकती हूँ? आरक्षण के मामले में यह है कि इसमें इससे एक बड़ी फायदा ये होगा कि जो ना पुरुष लोग जो झगड़ते हैं ना पार्लियामेंट में या मतलब असेंबलियों में, वो जो ना वो थोड़ी से संजीदा हो सकते हैं कि महिला भी वहां पर रहेगी। 1/3 महिलाओं का भी, अगर 50% नहीं तो 1/3 भी महिलाएं भी अगर वहां मौजूद रहती है, तो उससे ये फायदा होगा कि वहां पर जो है
वहां पर संजीदगी या थोड़ी सी जो है ना समझदारी आ जाएगी, एक बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन आ सकता है इससे, इसलिए इनका आरक्षण होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। I wish you best of luck. I wish for the best. जी राजेश सर। गुड इवनिंग सर। मीनाक्षी जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान में क्या कानून लागू किए गए हैं? सर महिला सुरक्षा से संबंधित अभी जैसे एक पुलिस पब्लिक संवाद, अभी सर लेटेस्ट में पुलिस पब्लिक संवाद के तहत सुरक्षा सखी योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत सर जो महिलाएं हैं उनको वेबसाइट के ऊपर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। और उसके अलावा सर महिला सुरक्षा संबंधी जो केंद्रीय कानून है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम है, और उसके कार्यस्थल पर यौन उपचार से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनके लिए जो अधिनियम है, उनका भी सर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ रूल्स जो थे उनमें कुछ चेंज हुआ है क्या? सॉरी सर, अभी लेटेस्ट के तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप इसको देखिए थोड़ा, है ना? जी सर। अच्छा, ये डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ राजस्थान में? सॉरी सर, मुझे इसकी भी जानकारी थी। अच्छा, आप बताइए, आपको लगभग कितना समय हो गया सेवा में? सर मैंने जनवरी 2021 में ही ज्वाइन किया। अच्छा, तो 5 महीनों में क्या योजनाओं का, क्या अपने महिलाओं के बारे में क्या प्रयास किए, वो बताइए कुछ। सर इसमें जैसे सबसे पहले तो सर महिलाओं को जैसे उनके अधिकारों के बारे में और जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में अवगत करवाया है। तो इसमें सर बेसिकली जो मोटा सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसके तहत महिलाओं को जागरूक करना। तो इसमें सर जैसे हमने प्रयास किया था कि इसके लिए जैसे जो टास्क फोर्स आयोजित होती है सर ब्लॉक स्तर पे, तो उसमें सर उपखंड अधिकारी भी होते हैं और चिकित्सा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी और जो स्कूल से संबंधित, तो इन सभी को मिला के सर और पर्टिकुलर इन विभाग से जानकारी ली जाती है भी उनके क्षेत्र में कहाँ तक समस्याएं आ रही है। तो सर वहां से एक महिलाओं को हर जैसे प्रत्येक सेक्टर से उनको सुचारू रूप से उनके लिए क्रियान्वयन किया जा सकता है। और दूसरा सर इसमें जैसे मैं इन वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके तहत भी महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है सर। और उसके अच्छा। अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी महिलाओं के लिए बनवाए गए हैं, प्रत्येक पंचायत में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया जाता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो राजस्थान की किन महिलाओं को रोल मॉडल माना जा सकता है? सर महिला सशक्तिकरण में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी जो बाड़मेर की रूमा देवी जी है उनका सर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना सम्मान पाया है सर, क्योंकि उन्होंने उन सिचुएशन के अंदर अपने आप को साबित किया है। तो सबसे पहला एग्जांपल तो सर मैं उन्हीं को लेना चाहूंगी। बताइए उन्होंने ऐसा क्या किया? सर उन्होंने जैसे हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य किया है, तो उन्होंने महिलाओं को जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया था जो बाड़मेर में जन चेतना केंद्र है वहां पे, और उसके तहत उन्होंने जैसे जो कसीदाकारी के और जो एम्ब्रॉयडरी के कार्य किए जाते हैं उनके तहत जो कार्य किया था सर। और आज उनके जो वस्त्र हैं वो रूमा देवी के नाम से प्रोडक्ट बिकते हैं सर। Very good. अच्छा, राजस्थान में महिलाओं से जुड़े हुए पुरस्कार कौन कौन से हैं वो बताइए। सर एक तो नारी शक्ति पुरस्कार है और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है सर। अभी तो सर मैं इतने याद कर पा रही हूँ। एक सर अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। वेरी गुड। महिला शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार भी दिया जाता है। ये कुछ नाम और देखें आप। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये 1996 से शुरू हुआ था, ये देखें आप। एक गरिमा बालिका संरक्षण पुरस्कार और दिया जाता है। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए आप। 24 जनवरी को मनाया जाता है सर। और वुमेन्स डे? 8 मार्च को। मदर्स डे? सॉरी सर, मुझे जानकारी। मई में?
जी सर, मई में मदर्स डे और जुलाई में फादर्स डे, बट अभी जून में फादर्स डे बनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट सर मुझे याद। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, इसमें क्या स्थिति है अभी राजस्थान की? सर इसमें एग्जैक्ट सर डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे मैं अभी लाडनू नागौर में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे सर लाडनू है ना, इसमें इसको फर्स्ट स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सर पूरे राजस्थान में, बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर सर में कार्य करने के। अच्छा, आपका क्या योगदान रहा है इसमें? सर इसमें मैंने ज्यादा तो सर, मैं जैसे अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो मैं ज्यादा वहाँ पे इतना अपना टाइम दे नहीं पाई, लेकिन जहाँ तक है सर, मैंने ग्राम पंचायतों में जाके, और जो बच्चियां ड्रॉप आउट का शिकार हो रखी है, तो उनको सर उनसे निवेदन किया है कि वो अपनी बच्चियों को पुनः स्कूल से जोड़ें। और उसके अलावा सर मैंने उनको, जैसे अगर जो आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, तो वो जैसे सिलाई के माध्यम से, क्योंकि मुझे सर सिलाई मेरी रुचि है, तो मैंने उनको कहा कि जो प्रधानमंत्री जो फ्री सिलाई मशीन योजना है, उसके तहत वो लाभान्वित हो सकती है। अच्छा, एक आपने ये एमए किया आधुनिक भारत का इतिहास, जी सर। इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या पाती हैं आप? आधुनिक भारत की महिलाओं के बारे में क्या कहना है आप? सर जैसे अगर मैं इसको प्राचीन काल से देखूं, तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन कालांतर में सर विदेशी आक्रमण हुआ, तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति काफी बदतर थी। लेकिन फिर आधुनिक काल में देखा जाए तो शिक्षा, और जैसे महिलाओं से विभिन्न जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जिसमें जैसे सर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जैसे सती प्रथा, इन पर प्रतिषेध लगाए, तो महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है। जिसका उदाहरण ये देखा जा सकता है कि सर जो 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था उसका अध्यक्षता की थी, और उसके बाद में सर काफी महिलाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था, उनको नेतृत्व भी प्रदान किया था। चलिए ठीक है, आपने इतना पाया है इस जो पीजी के स्टडी में, लेकिन आज भी 21वीं शताब्दी में हम 21 साल और आगे बढ़ गए हैं, आज भी बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, ठीक है, और इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, ये भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही। क्या जी कहना है सर। आपका इस बारे में? सर अगर वैसे देखा जाए तो अपराध भी समाज का ही एक हिस्सा है, तो निरंतर सर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एकदम से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। पर पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार देखा गया है सर। जैसे बाल विवाह भी है, तो राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पे बाल विवाह किए जाते थे, लेकिन अभी सर इनमें काफी जो रुकावट आई है। और उसके अलावा सर शिक्षा में भी सुधार हुआ है काफी, और सती प्रथा जैसी है तो उन पे बंदी से लग गई है। डायन प्रथा जो प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है, उसके तहत भी सर इसको रोका गया है, तो महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधर रही है सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये डायन प्रथा राजस्थान में कौन से क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है? सर एग्जैक्ट तो सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में सर ज्यादा है ये लाइन पर। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, आए दिन ऐसी न्यूज पढ़ने को मिलती है, उनमें दक्षिण राजस्थान के जिलों का ज्यादा जिक्र होता है। अ, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा इतना विशेष क्षेत्र के बारे में, फिर भी आप ध्यान रखें। मीनाक्षी जी, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, काफी अच्छी जानकारियां हैं आपको, महिलाओं से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं, पुरस्कार हैं, और जो समस्याएं हैं उनका समाधान के बारे में, ठीक है, रोल मॉडल्स आपने अच्छे बताए, करंट इश्यूज को उनमें जोड़ा, एक आप पूरा उनको क्या किस विषय पर कब बुलाया गया, कहाँ पर बुलाया गया, वो थोड़ा वो न्यूज आई थी वो देख लें आप, नेट पे आपको मिल जाएगी। सर काफी अच्छी जानकारियां हैं, इनको और आप इसका दायरा विस्तृत करें, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, और करंट इश्यूज तो है ही, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी होंगी, ऐसी आशा करते हैं। और ये जो महिला अधिकारिता आपने जो 3 जनवरी से लेकर अभी तक जो अनुभव है उनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो आप दे पाएंगी, ऐसा भी आपने अपने उत्तरों में जताया है। जी सर। और बाकी ललित सर अभी आपको और बताएंगे कुछ मुद्दों के बारे में। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी। मीनाक्षी जी, हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नई शिक्षा नीति के बारे में बताइए। जी सर,
सर जो नई शिक्षा नीति है वो तीसरी शिक्षा नीति है सर। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी। और सर इसमें जैसे मुख्य 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि जो वयस्क और युवा है उनका 100% साक्षरता दर सुनिश्चित की जाए। और उसके अलावा सर जीडीपी में जो इसकी हिस्सेदारी है वो 6% की जाएगी। और जो शिक्षा का जो मंत्रालय है उसका नाम सर शिक्षा विभाग किया जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ओके। इसके अलावा सर जैसे इसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं। तो सर इसमें क्या जी सर जैसे अलग अलग कैसे? अलग अलग सर इसमें जैसे प्राइमरी एजुकेशन है तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत 5+3+3+4 का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा। और जो प्राइमरी स्तर पे जो बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और सर इसके अलावा हायर एजुकेशन में देखा जाए तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी 6th क्लास के बाद में। और सर इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जैसे मल्टी चॉइसेस होगी। हिस्ट्री अगर कोई बच्चा ले रहा है तो अपने साथ मैथ्स भी ले सकता है। और उसके अलावा सर इसमें रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। परख जैसे जो शोध कार्यक्रम है उनको भी शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसको वैश्विक कैसे बनाया जा रहा है? ग्लोबल बनाने की बात कही जा रही है। ग्लोबल शिक्षा नीति को वैश्विक बनाया जा रहा है। जी सर इसको वैश्विक बनाने के लिए सर इसमें जैसे सॉरी सर अभी एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके। अच्छा, भारत चीन विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? 3 पॉइंट्स में बताइए। सर भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे पहला बिंदु है सीमा विवाद। दूसरा है सर DRI जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है चाइना का। और तीसरा सर जो चाइना का जो डंपिंग की जाती है चाइना के द्वारा बार बार वो भी है। और एक सर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके तहत जो CPEC कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो भी विवादित है सर। अच्छा, G7 BRI प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है? जी सर G7 में ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो BRI प्रोजेक्ट है उसके द्वारा चाइना है जो विश्व के अधिकांश जो विकासशील देश है उनको जो अपने ऋण जाल में फंसा रहा है। तो भी जो G7 है उसमें ये कहा गया है कि बेल्ट बेटर और बैकवर्ड का जो उसमें फॉर्मूला दिया गया है उसके तहत सर जो विकासशील देश है उनको आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग $40 अरब का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए सर उसका BRI का विरोध किया गया है। लेना नहीं लेना किसी देश का अपना स्वयं का निर्णय है। G7 इसका विरोध ऋण के आधार पर कर रहा है। सर ऋण के माध्यम से जैसे वो चाइना धीरे धीरे उन देशों को अपने डेब्ट में शामिल कर रहा है। तो सर धीरे धीरे फिर जब वो देश अपना ऋण नहीं चुका पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उनका जो क्षेत्र है उस पर भी अधिकार कर लेगा सर। ओके। ऐसा कहीं हुआ है कि चीन ने किसी देश के क्षेत्र पर अधिकार किया? सॉरी सर अभी तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। श्रीलंका में हुआ है। अभी श्रीलंका का जो कोको आइलैंड वो जो एयरपोर्ट है बंदरगाह है उसका बंदरगाह, हाँ सर, चीन ने कहा हमको दे दो। कोको आइलैंड भी अभी म्यांमार से चीन ने ले लिया है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, कश्मीर को अनुच्छेद 371 के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है। बात कही कि उसको 371 का दर्जा दिया जाएगा। ये क्या है 371? सर जो अनुच्छेद 371 है इसके तहत जो कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन सर उसके भी कुछ जैसे शर्तें हैं कि वहां पे जैसे जो डोमिसाइल्स हैं उनको सर प्राथमिकता दी जाएगी। और वहां पे ना गैर कृषि कार्य के लिए भूमि हम ले सकते हैं लेकिन कृषि कार्य के लिए हम भूमि नहीं ले सकते। और उसके अलावा सर वहाँ की जो नौकरियां हैं उनमें भी जो नागरिक है उनको गुड आंसर। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान को अभी वापस ग्रे लिस्ट में रखा गया FATF, इसका क्या मतलब हुआ? सर जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो इसमें सर इसका जो मेन काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवाद को जो वित्त पोषण किया जाता है उस पर रोक लगाना है। तो सर पिछले समय से देखा जाए तो तीसरी बार जो पाकिस्तान है उसको 2021 में पुनः ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि सर इसमें जो 27 बिंदुओं पे काम करना होता है जिसमें से 26 पर तो पाकिस्तान ने कार्य किया है लेकिन जो एक बिंदु है जैसे आतंकवाद से संबंधित तो उस पर उन्होंने कार्य नहीं किया है, इसलिए वापस। राइट आंसर। अच्छा बताएं, FATF क्या है? फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब गठन हुआ इसका?
1989 में गठित हुआ सर, 39 देश है इसमें। ओके ओके। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जी सर। क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है किसी राज्य ने? जी सर। ये उसने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, जी सर। बता सकते हैं कौन से राज्य ने की है? जी सर, ये अभी पश्चिम बंगाल में लागू की गई है सर। वेरी गुड। क्या है इसमें? सर इसमें जैसे जो छात्र है उनको पढ़ने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जैक्ट सर उसकी राशि मुझे याद नहीं। 10 लाख रुपए लोन ले सकते हैं, फिर इस बाद किस्तों में उसको चुकाना होगा वापस। बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी तैयारी, इसी को कंटिन्यू करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छे परिणाम के साथ आपको प्राप्त हो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट जी। गौतम